हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपने पीटी 365 एनवायरनमेंट के मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए अब इसके फिलहाल के कंटिन्यू करते हैं। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन। अभी ये जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो रेगुलेशंस आई हैं, किस लिए आई हैं? ताकि जो हमारा व्हीकल के थ्रू जो पोल्यूशन है हम उन्हें क्या कर सके, कर्व कर सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अमंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब जरा पढ़ लेते हैं जो कैफे रेगुलेशन है क्या। इसका एम यही है कि किस तरह से हम जो फ्यूल की कंजप्शन है उसे लोअर कर सकें, मतलब कि जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी है उसे बढ़ा सके व्हीकल्स की, और साथ में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उन्हें हम क्या कर सके, कम कर सकें। कॉर्पोरेट जो एवरेज फ्यूल है रेफर टू सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेटेड एवरेज फॉर एवरी ऑटो मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये जो नॉर्म्स हैं गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। जो कैफे नॉर्म्स हैं वो किस किस पे एप्लीकेबल है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पैसेंजर व्हीकल, सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेता है कंफ्यूज करने के क्या वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लिए नहीं, आपको पता होना चाहिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पैसेंजर व्हीकल सबके लिए है। जो कैफे रेगुलेशन इंडिया में 2017 में फोर्स में आए थे, जिसके अंडर हमने क्या है कि जो CO2 एमिशंस हैं हमें उन्हें लेस करना है। कितना? 2022 तक हमें इतना लेस करना है, मस्ट बी लेस देन द 130 ग्राम पर किलोमीटर, और साथ में देर आफ्टर 2022 के बाद हमें कितना कम करना है? 113 ग्राम पर किलोमीटर। ठीक है, कैफे नॉर्म्स रिक्वायर्स कार टू बी 30% और मोर फ्यूचर एफिशिएंट देन द 2022 एंड 10% और मोर बिटवीन द 2017 एंड 2021। कैफे नॉर्म्स हमने इसलिए बनाया था कि ताकि जो हम अपनी गाड़ियों को 10% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बना सके 2021 तक, बाकी 2022 तक हम उसको 30% एफिशिएंट बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं किस किस की? बेसल की, रोटरडम, स्टॉकहोम कन्वेंशन की। ठीक है, रिसेंटली क्या 2019 की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई किस किस की? देखो, आपको पता होना चाहिए COP जो 14 है बेसल की, साथ में COP9 रोटरडम की, और साथ में जो COP9 स्टॉकहोम की क्या हुई? कन्वेंशन हुई है। कहाँ पे हुई है? जिनीवा में हुई है। इन तीनों की इकट्ठी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, देख लेते हैं। देखो, अंडर बेसल कन्वेंशन क्या है, हमने क्या करना है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है, उससे हमें क्या करना है, जैसे अनसॉर्टेड, मिक्स्ड या फिर जो भी कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है, किसके अंडर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर के हमें उनका क्या करना है, उनकी रेगुलेशन को हमें इंप्रूव करना है। किस तरह से? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ये है कि अगर वो किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है या स्टेट्स में जा रही है, तो आपको क्या करना है, उसे रेगुलेट करना है, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करना है। हमने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक वेस्ट, जिस तरह हम जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें एनकरेज कर सकें कि जो भी आपका जो प्लास्टिक वेस्ट जो भी मूवमेंट हो रहा है उसे आप क्या कर सको, मैनेज कर सको। इसका पार्टनरशिप का जो एम है यही है कि ताकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें कि क्या कौन सी मेंबर कंट्रीज किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है, क्या एफर्ट्स दिखा रही है फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, या फिर किस तरह से वो पब्लिक अवेयरनेस मतलब कि उड़ा रही है कि किस तरह से है, मतलब कि सिंपली ये है कि प्लास्टिक वेस्ट को आप किस तरह से कम करने में सक्षम है। ठीक है, तो यही है ये पार्टनरशिप। आगे क्या करते हैं? प्रोविजनल इसमें अडोप्शन या टेक्निकल गाइडलाइंस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ ई वेस्ट एंड यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो भी इससे जो इलेक्ट्रॉनिकल हमारा वेस्ट है उसके भी कुछ गाइडलाइंस इन्होंने रखा है कि किस तरह से जो आपकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है आप उसको किस तरह से करोगे। इस गाइडलाइंस में यही है कि अगर कोई भी जो वेस्ट या जो नॉन वेस्ट जो मूवमेंट हो रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसकी क्या है, पहले लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, द गाइडलाइंस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर मेंबर कंट्रीज इन ऑब्जेक्टिवली डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्ट एंड नॉन वेस्ट अंडर द बेसिक कन्वेंशन व्हेन कंपनीज इंटेंड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर यूज़। ठीक है, यही है कि जब किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है यूज़ इलेक्ट्रिकल वेस्ट को, तो पहले उसको पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, कि किस तरह से उसको रीयूज़ करेगी या क्या करेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसल कन्वेंशन। जरा रोटरडैम कन्वेंशन के अंडर देखते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन के अंडर क्या करें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म। इसमें क्या करेंगी? पार्टीज क्या करेंगी? आइडेंटिफाई करेंगी और जो भी गैप्स है एड्रेस करेंगी जो इस कन्वेंशन में आ रही है। इसका एम यही है कि किस तरह से जो हम हजार्डस केमिकल्स हैं उनके रिस्क को क्या कर सके, एसोसिएट कर सके, और कुछ इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो ले सकें जब भी हम जो केमिकल्स हैं उन्हें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो दो केमिकल्स हैं मेनली, जो पेस्टिसाइड फोरोट और जो है हेक्सा ब्रोमासाइलोडाइन, जो कि एनेक्स से थर्ड में है इस कन्वेंशन के, हमें क्या करना है, उसको PIC प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट करना है। थ्रू विच कंट्रीज कैन डिसाइड ऑन फ्यूचर इंपोर्ट्स ऑफ दिस केमिकल। उसमें क्या जो कंट्रीज हमको डिसाइड करेंगी कि हमें इन केमिकल्स का फ्यूचर में क्या करना है, इंपोर्ट करना है या नहीं करना। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर मेनली जो हमें एलिमिनेट करना है डाइकोफोल और परफ्लोरोऑक्टेनॉनिक, ये या फिर जो इसके सॉल्ट्स हैं या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं, ये अंडर एनेक्स A ऑफ द कन्वेंशन है, जिसमें यही है कि जो भी पार्टीज इसकी मेंबर हैं उन्हें इन केमिकल्स को एलिमिनेट करना है यूज से। ठीक है, जो डाइकोफोल है वो मेनली यूज होता है वैरायटी ऑफ फील्ड क्रॉप्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल या टी एंड कॉफ़ी में। इससे क्या होता है? स्किन इरिटेशन हो सकती है, या फिर जो नर्व ट्रांसमिशन है जो ह्यूमंस है में उससे क्या ब्लॉक हो सकती है, और ये हाईली टॉक्सिक है किस किस के लिए? फिश के लिए, एक्वेटिक लाइफ या एल्गा या बर्ड्स के लिए। जो PFOA ये मेनली एक केमिकल है
किसमें यूज़ होता है, जो आपके नॉन स्टिक तवाज़ होते हैं या जो भी नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें यूज़ होता है। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है जैसे सर्फेक्टेंट इन टेक्सटाइल, कारपेट्स, पेपर, पेंट्स या फाइटिंग फोम्स हैं, इनमें क्या होता है यूज़ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे किडनी कैंसर, टेस्टिकल कैंसर, थायराइड डिजीज़ या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो इसके हज़ार्ड्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो बेसल कन्वेंशन है उसमें मेनली हमें किस तरह से जो प्लास्टिक वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको मैनेज करने की गाइडलाइंस बताई हैं, ठीक है। और फिर रोटरडैम कन्वेंशन में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमें जो हज़ार्डस केमिकल्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो रिस्क है उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर जो केमिकल्स हैं हम उन्हें कैसे इंपोर्ट करना है उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन में मेनली क्या है, जो हमारा मेनली जो पीओपी होते हैं ना, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मेनली जो दो केमिकल्स हमने देख लिया है कौन कौन से, डाइकोफोर और पीएफओ है, उससे रिलेटेड जो भी केमिकल्स हैं हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं बेसल बैन अमेंडमेंट कहते हैं। क्रोएशिया है वो 97 कंट्री बनी जिसने रेटिफाई किया इस बैन को, जो कि अडॉप्टेड किया गया बाय पार्टीज। तो देखो ये जो बेसल बैन अमेंडमेंट है ये 1995 में आया था। इसका एम ये था कि इस तरह से हम जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो फिलहाल ही में जो क्रोएशिया है वो 97th कंट्री बनी है जिसने इस बैन को क्या किया, रेटिफाई किया। इस बैन से क्या होएगा कि कोई भी जो हजार्डस वेस्ट जो जिसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या जो ऑब्सोलेट शिप्स हैं, हम क्या करते हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम द 29 वेल्थिएस्ट कंट्रीज ऑफ द OECD टू द नॉन OECD कंट्री, ठीक है। जो OECD जो वेल्थिएस्ट कंट्रीज हैं, जो रिच नेशंस हैं, जो नॉन OECD नेशन में वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, हजार्डस वेस्ट को इसमें प्रोहिबिट करेंगे। ये एक न्यू आर्टिकल भी बन चुका है इस कन्वेंशन में, जो कि 19 कंट्रीज ऑलरेडी फोर्सेबल में। हाउएवर कुछ कंट्रीज जैसे रिच कंट्रीज जैसे USA, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इन्होंने अभी भी क्या इसको रेटिफाई नहीं किया इस बैन को, ठीक है। जरा और पढ़ लेते हैं जो बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ग्राउंड बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। देखो ये जो बेसल कन्वेंशन था ये 1989 में अडॉप्ट किया था, बाकी फोर्सेबल 1992 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, देखो सबका ऑब्जेक्टिव यही होएगा कि हमें ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हजार्डस। इसका स्कोप यही है कि ये कवर करते हैं वेस्ट को डिफाइन करता है कि हजार्डस वेस्ट क्या है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, कंपोजिशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। और दो तरह के वेस्ट होते हैं, मेनली हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं और जो इंसिनेटरी वेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है कन्वेंशन में, किस तरह से आप जो हजार्डस वेस्ट की क्या ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट करोगे, या किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो इन वेस्ट को, और जो सोर्स है इनका मिनिमाइज कर सकते हो, और किस तरह से इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में इसको मैनेज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। कुछ रेगुलेटरी सिस्टम है इसमें, ठीक है। इसमें यही है कि कभी अगर किसी स्टेट ने इसका इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो पहले उसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी दूसरी कंट्री को, और मूवमेंट सर तब भी प्रोसीड होगी जब जो स्टेट कंसर्न है वो क्या कर देगी, उसका रिटर्न कंसेंट दे देगी, ठीक है। तो ये था बेसल कन्वेंशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये जो अडॉप्ट किया था हमने सितंबर 1998 में किया था, बाकी फोर्सेबल 2004 में आया था। ये ज्वाइंटली एडमिनिस्टर कर रहा है यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ में UNEP। ये क्या लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसमें क्या ये इट बिल्ट ऑन द वॉलंटरी PIC प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय द UNEP एंड FAO 1980। ऑब्जेक्टिव यही होएगा इसमें, ये है कि हमें जो अपने ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाना है अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द हजार्डस केमिकल्स, ठीक है। यही है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, ठीक है। टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटली साउंड यूज ऑफ दोज हजार्डस केमिकल्स बाय फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। हमें इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है जो भी हजार्डस केमिकल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर a national decision making process on their import and the export and disseminating these decisions to but ये जो कन्वेंशन में मेनली जो हम कवर करते हैं वो पेस्टिसाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स करते हैं जो कि बैंड है या फिर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है फॉर हेल्थ और एनवायरमेंटल रीजन, ठीक है, बाय द पार्टीज एंड विच हैव बीन नोटिफाइड बाय द पार्टीज फॉर इंक्लूजन इन एनेक्स 3 ऑफ द पर्पज ऑफ PIC प्रोसीजर, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि POP है, दैट इज द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। इसको मई 2001 में अडॉप्ट किया गया था, बाकी ये 2004 में फोर्सेबल होता है। इसका भी देखो एम इसका भी ये है कि ताकि हमें ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाना है फ्रॉम केमिकल्स जिसका क्या है जो एनवायरनमेंट में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, काफ़ी लंबे पीरियड तक रहते हैं और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे एरिया में, ठीक है, एक्यूमुलेटेड इन द फैटी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट और इनके काफ़ी हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे भी और एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसका इंटरनेशनल एक्शन है कि किस तरह से हमें जो 3 कैटेगरी है POPs हैं उनको क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, मेनली जो पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं या फिर जो अनइंटेंशनली प्रोड्यूस POPs होते हैं। की प्रोविजंस क्या है इसमें, देखो सबसे पहले तो हमने एलिमिनेशन करना है जो कि एनेक्स A में है, फिर रेस्ट्रिक्शन करना है एनेक्स B में है, रिडक्शन या एलिमिनेशन करना है, ठीक है, जो कि एनेक्स C में है। इट रिक्वायर्स पार्टीज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इसमें ये कि जो पार्टीज है जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें कोई न्यू जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है उन्हें नहीं डेवलप करना बल्कि अपनी बेस्ट टेक्निक्स प्रमोट करनी जिससे क्या कर सके हम इन POPs को रिप्लेस कर सकें, ठीक है।
इनिशियली जब ये आया था 2004 में तो 12 सब्सटेंसेस थे जिसको हमने लिस्ट में बना रखा था, लेकिन अब क्या इसको इसमें 30 केमिकल्स ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, जो भी ग्लोबली हमें काफ़ी मतलब कि हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, तो उस लिस्ट में ये ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन, आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर। अभी जो रिसेंटली जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, उसमें ये बताया कि किस तरह से जो हमारे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेमिनेशन है। देखो आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक एक हैवी मेटल होता है जो हमारे मतलब कि ह्यूमन हेल्थ या प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ तीनों के लिए बहुत ख़राब होता है, ठीक है। अब क्या फाइंडिंग्स है जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने क्या फाइंडिंग करी है, उसमें देखिए 21 स्टेट्स हैं जिसमें क्या है वाटर में आर्सेनिक लेवल जो है वो हाइयर लेवल में प्रेजेंट है एज़ पर द परमिसिबल लिमिट ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये बोला है कि 1 लीटर में 0.01 मिलीग्राम जो है आर्सेनिक मतलब कि परमिसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेजेंट है 21 स्टेट्स में। साथ में जो स्टेट्स जो कि मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर बेसिन में, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ तो सिचुएशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, मतलब कि यहाँ का जो वाटर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में वो फूड चेन में क्या बढ़ जाता है, फूड चेन में आ जाता है। अब क्या हो सकता है, देखो आर्सेनिक कंटेमिनेशन की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपने आर्सेनिक जो वाटर मतलब कि आर्सेनिक रिच वाटर को अगर आपने ड्रिंक कर लिया, उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी का, लंग्स का डिजीज़ या ब्लड वेसल्स, कुछ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। अगर आप ग्राउंड वाटर को रेगुलरली एक्सट्रैक्ट करते हो और उससे इरीगेशन करते हो अपने मतलब क्रॉप्स को, इससे क्या हो सकता है, सोइल में क्या है आर्सेनिक डिपॉजिट हो जाती है और कंसिक्वेंटली क्या वो क्रॉप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंटेमिनेट कर देता है, क्रॉप्स को कंटेमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जब पैडी फार्म्स फ्लडेड होते हैं विद कंटेमिनेटेड वाटर, इट विल कोज एक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन द फूड क्रॉप। बाकी जब राइस हस्क होता है जो कि आप कैटल को मेनली जो फोडर देते हो, ठीक है, गाय भैंस को जो आप फोडर देते हो, वो क्या करता है फिर उन्हें भी उनको इफेक्ट करता है, उन्हें आर्सेनिक कंटेमिनेशन के लिए एक्सपोज करता है, जिस वजह से क्या है उसके बाद जब आप कैटल बेस्ड जो भी फूड प्रोडक्ट्स खाते हो या मिल्क ले रहे हो या मीट ले रहे हो, तो उससे क्या है आपकी ह्यूमन हेल्थ पे भी डायरेक्टली क्या करता है, कंसर्न होता है। चौथा क्या है कि अगर आर्सेनिक एक बार फूड चेन में आ गया तो ये क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन आपको पता है कि जो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या करता है हर एक लेवल पे क्या करता है, बढ़ता रहता है। बायोमैग्निफिकेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। अब जरा हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। इसका काम ये है कि किस तरह से प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट फॉर मैनेजमेंट, किस तरह से वो मैनेज कर सके, एक्सप्लोर, मॉनिटर कर सके, असेस कर सके, रेगुलेट कर सके किसका, ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ द कंट्री। अब सोर्सेज क्या, आर्सेनिक कंटेमिनेशन के क्या क्या सोर्सेज है, देखो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक है। मेनली तो देखो एंथ्रोपोजेनिक ही है, जो नेचुरल है वो मेनली वेदरिंग ऑफ रॉक्स या मिनरल्स की वजह से होते हैं, जिसके अंदर सैंड, सिल्ट या क्ले होता है, या फिर लीचिंग या रन ऑफ की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में ये है कि हम क्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, कोयल का बर्न कर रहे हैं, या लीचिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कोल एश। तो ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब कि मैनमेड एक्टिविटीज़ है। अब क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन को टैकल कर सकते हैं, देखो कुछ वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जैसे ऑक्सीडेशन, क्रॉप प्रेसिपिटेशन, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो हम आर्सेनिक उसे रिमूव कर सकें फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर। इसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो लाइम सॉफ्टनिंग और आयरन क्रॉप प्रेसिपिटेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइम सॉफ्टनिंग में क्या होता है, मेनली जो वाटर हम उसको ट्रीट करते हैं यूजेज विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और द लाइम वाटर। आयरन को प्रेसिपिटेशन में हम क्या करते हैं, जो आयरन आर्सेनिक है उसको प्रेसिपिटेट करते हैं यूजिंग एन आयरन बेस्ड सब्सट्रेट, ठीक है। कुछ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है जैसे परमिएबल रिएक्टिव बैरियर, फाइटो रेमिडिएशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या इलेक्ट्रोकाइनेटिक ट्रीटमेंट, इसको भी यूज़ किया जाता है कि किस तरह से हम आर्सेनिक को ट्रीट कर सके कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड सॉइल से, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये भी बहुत अच्छा मेथड है टू अवॉइड फॉल इन द ग्राउंड वाटर लेवल एंड चेक लीचिंग ऑफ मेटल्स इन द ग्राउंड लेवल। तो अभी कुछ पढ़ सकते हो, ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैवी मेटल्स दिए जैसे कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मर्करी, निकल, यूरेनियम, जिंक, अपार्ट ऑफ द आर्सेनिक, उसके क्या सोर्स हैं या क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट हैं, ये आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये गाइस आपको पता होना चाहिए कैडमियम की वजह से इथाई डिजीज होती है, क्रोमियम की वजह से एलर्जी या ब्रोंकियल अस्थमा होता है, मीना मटर डिजीज आपको पता होगा मर्करी की वजह से होती है, ठीक है, कैंसर, यूरेनियम की वजह से फीवर, जिंक, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं वाटर कंजर्वेशन, करंट स्टेटस ऑफ नीड्स एंड यूटिलाइजेशन। अभी क्या जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उन्हें बोला जो नियरली जो 600 मिलियन इंडियंस हैं वो फेस कर रहे हैं हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, जिसमें जो 75% जो घर हैं उनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है उनके घर में, और साथ में जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं 81% रूरल हाउस होल्ड उनके पास क्या टैप वाटर कनेक्शन नहीं है। इंडिया के अगर एनुअली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो घट रही है। 2001 में देखा जाए 1820 क्यूबिक मीटर थी, जो कि 2011 में घट के कितनी होगी 1545 क्यूबिक मीटर होगी, और फिर 2025 में ये घट के कितनी हो जाएगी 13
0.41 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अगर सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से देखा जाए वाटर स्ट्रेस कंडीशन कब आती है, जब जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1700 क्यूबिक मीटर के से कम हो जाती है। और वाटर स्केर्सिटी कंडीशन कब आती है, जब वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द राइजिंग वाटर डिमांड इन द कंट्री विच इज लाइकली टू डबल बाय 2030। लेकिन 2030 तक जो हमारी वाटर डिमांड है वो लाइकली क्या हो जाए, डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है। ठीक है, इंडिया क्या करता है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और साथ में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ग्राउंड वाटर का। कुछ एस्टिमेट ये बताते हैं 70% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या कंटेमिनेटेड है। ठीक है, जो भी आप ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं वो क्या कंटेमिनेटेड है। अभी करंटली क्या स्टेटस है ग्राउंड वाटर यूसेज का जरा देख लेते हैं। जो नियरली जो हम 60% ग्राउंड वाटर है वो इरीगेशन में यूज़ करते हैं। 85% रूरल हाउस होल्ड जो है वो मेनली ड्रिंकिंग वाटर के में यूज़ करते हैं। बाकी जो 50% जो अर्बन वाटर्स हैं वो मेनली क्या करते हैं, अर्बन नीड्स अपनी पूरी करते हैं ग्राउंड वाटर के थ्रू। ठीक है, अभी 2009 से 2018 के बीच में देखा गया जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना, 61% वेल्स में खत्म हो चुका है एज पर मोनिटर्ड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न, फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न, अगर डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, जो हमारा 90% ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हम मेनली इरीगेशन सेक्टर में यूज़ करते हैं, साथ में जो डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं। नंबर ऑफ जो ओवर एक्सप्लॉइट, मतलब कि जो ओवर एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो 2004 में अगर 839 यूनिट्स ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब वो बढ़ के 1186 हो चुके हैं 2017 में। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में लाए थे, जिसने काफ़ी एम्फेसिस दिया था ऑन पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑन द साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल शक्ति अभियान। देखो रिसेंटली कई यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान। इसका कैंपेन ये है कि इसका एम ये है कि किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सके और वाटर सिक्योरिटी ला सके। ठीक है, जल शक्ति अभियान के टाइम बाउंड कैंपेन मतलब कि टाइमली मैनर में होगा। इसमें क्या होगा, मेनली सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे 2 फेज में। फेज़ 1 को होगा 1 जुलाई से 15 सितंबर चलेगा हर एक स्टेट में। फेज़ 2 चलेगा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर से, सिर्फ उन स्टेट्स में जहाँ पे क्या है रिटेटिंग मानसून, मतलब कि जो मानसून पे डिपेंड करती है, या फिर जहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु। फोकस क्या रहेगा इस कैंपेन का, उन स्टेट पे रहेगा जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स, मतलब कि जहाँ पे वाटर की कमी है उन डिस्ट्रिक्ट या उन ब्लॉक्स पे रहेगा। ठीक है, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, मेनली जो डिस्ट्रिक्ट जिनका क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर लेवल है एज पर द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, 4 स्टेट या फिर जो क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जिनके पास लीस्ट अवेलेबिलिटी है किसकी, ग्राउंड वाटर की, इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैव बीन सेलेक्टेड। कोई इसमें एडिशनल फंडिंग नहीं होगी या ना कोई स्पेसिफिक टारगेट है फॉर कैंपेन टू अचीव। ठीक है, चलो कुछ देख लेते हैं प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अंडर द जल शक्ति अभियान। क्या इम्प्लीमेंटेशन प्लान है अंडर द जल शक्ति अभियान, जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसका, कुछ वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कुछ स्टेट गवर्नमेंट की, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। इस कैंपेन के अंडर क्या होगा, कुछ ऑफिसर है जो ग्राउंड वाटर के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, काम करेंगे किनके साथ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ। कहाँ पे, इंडिया की मोस्ट वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में, कि किस तरह से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या जो वाटर रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। फोकस करेंगे किस तरह से हम जो 5 टारगेट इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट कर सकें। 3D विलेज काउंटर मैप्स को क्रिएट किया जाएगा और जिससे क्या हम एफिशिएंट प्लान कर सकेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस जो स्कीम है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिलाएंगे किसके साथ, मनरेगा की स्कीम के साथ। मनरेगा क्या करेगा, ड्राइव करेगा जल शक्ति अभियान को रूरल सेक्टर में। विलेजेस इन ऑल द वाटर स्ट्रेस एरियाज वुड होल्ड अ स्पेशल पानी पंचायत। इसके अंदर स्पेशल पानी पंचायत होगा जो आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे वाटर प्रॉब्लम्स का। ठीक है, कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज, देखो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सक्सेसफुल केस स्टडीज ऑन वाटर कंजर्व। अभी मध्य प्रदेश ने एक भागीरथी कृषक अभियान चलाया था, इसकी वजह से क्या हुआ, हमने को देखने मिला 1000 ऑफ फार्म पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट हुए, जिससे इरिगेशन पोटेंशियल बूस्ट हुआ थ्रू द एफर्ट्स ऑफ लोकल फार्मर्स। ये सब लोकल फार्मर्स के एफर्ट्स के हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे नाबार्ड। ठीक है, दोंगबोन सिस्टम है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, जिसने इंश्योर कराया अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग एंड द इरिगेशन वाटर। साथ में एक और न्यूज़ है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है अलग, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, इसका एम क्या है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी अबाउट द वाटर कंजर्वेशन किसके, अमंग स्कूल स्टूडेंट के अमंग कंट्री में। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है जो कि MHRD के अंदर है, वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। सो गाइस आपको ये पता होना चाहिए जी, ये जो प्रोग्राम है वो किसने किया है, वो MHRD ने किया। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत कराएंगे, सोचेंगे जल है तो क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ वाटर हो, मतलब कुछ हो। तो समग्र शिक्षा जल सुरक्षा वो किसके द्वारा किया, MHRD के द्वारा किया, ताकि जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस हम वो स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर फैला सके। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ से हम जल जीवन मिशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।